नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात होने वाली जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के पहले चुनावी शोर जो था वो आज खत्म होता है, यानी आज आखिरी दिन है। शाम तक चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे, किन किन सीटों पर यहां पर वोट है और क्या ये कहा जाए कि हिंदू बहुल इलाके में कितनी सीटें हैं, मुस्लिम बहुल इलाके में कितनी सीटें हैं, जम्मू रीजन की कितनी सीटें पड़ती इसमें दिखाई दे रही, कश्मीर रीजन की कितने हैं। महबूबा मुफ्ती ने आखिर जो नसरल्ला वाला कार्ड है वो जम्मू कश्मीर में क्यों चला है और आज उन्होंने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, यानी आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, तमाम पहलुओं को लेकर बात करने वाले। सबसे पहले रोमिता शुरू करते हैं कि कितने सीटों पर चुनाव होने वाला है। आखिरी चरण है, यानी साफ तौर पर यह है कि यहां चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसके बाद परिस्थितियां किसके पक्ष में होती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, क्या वाकई में यहां पर किसी की सरकार आती है या जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी, तमाम पहलुओं को लेकर रास्ता साफ होता दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले कि 40 सीटें हैं जिनमें जम्मू रीजन भी है, कश्मीर रीजन भी है। जी हाँ, देखिए जम्मू की 26 और जम्मू की 24 और 16 सीटें जो हैं वो कश्मीर संभाग की हैं। 40 सीटों पर इस बार वोटिंग होने से पहले जो दूसरा चरण था उसमें 26 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और ये जो 40 सीटें हैं संजय, इसमें माना जा रहा है कि बीजेपी की जो है वो कड़ी टक्कर कांग्रेस। अच्छा, रोहन भी हमारे साथ आ रहे हैं इस बात को। रोहन भी हमें ज्वाइन करेंगे और बेहतर तरीके से हमें समझ पाएंगे कि ज़मीनी समीकरण इस वक्त क्या है। क्योंकि देखिए, जो अनुमान है और जो लोग बोलते हैं, जो चुनावी प्रचार में भीड़ दिखती है वो वोटों में तब्दील हो, ये हर बार ज़रूरी नहीं होता है। तो हवा को भांपने का असल तरीका यही होता है चुनाव में कि आप ज़मीनी तौर पर इस वक्त लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इन्हें भांप पाए। तो शुरुआत करते हैं हम इसी चर्चा की। रोहन, सबसे पहले तो यही बताइए कि इन 40 सीटों पर जो कड़ी फाइट है वो आप किन पार्टीज के बीच में देख रहे हैं? बीजेपी तो है ही, कांग्रेस तो है, इसके अलावा एनसी और पीडीपी कितनी मजबूत नजर आती है इन 40 सीटों पर? रोमिता, सबसे पहली 26 सीटें जम्मू की हैं और बाकी 14 कश्मीर घाटी की सीटें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर लड़ाई हो जाती है हिंदू बहुल सीटें जो हैं और मुस्लिम बहुल सीटें हैं। अब जम्मू रीजन में बीजेपी स्ट्रांग है, तो बीजेपी की कोशिश हर हाल में वही है कि हम जम्मू में स्ट्रांग होल्ड अपना बनाए रखें। 2014 के इलेक्शंस में भी हमने देखा था, पीडीपी के बाद बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जम्मू में, 25 सीटें उससे मिली थी। अब बीजेपी की कोशिश वही है कि वो जो 25 सीटों का जो आंकड़ा है उसे हम कैसे भी 30 से 35 ले जाएं, है ना। 30 से 35 तक अगर वो बीजेपी हासिल कर लेती है सीटें। और कश्मीर रीजन में जैसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी है जो है, निर्दलीय जो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम के रूप में जो उतरे हैं, जैसे इंजीनियर राशिद की पार्टी हो गई या फिर अफजल गुरु के भाई भी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में ये लोग प्ले कर रहे हैं। तो अगर 35 सीटें अगर जम्मू से बीजेपी को मिल जाए और ये निर्दलीय उसके साथ बाद में आ जाए, पोस्ट पोल अलायंस हो जाए कहीं ना कहीं, तो फिर बीजेपी बड़ा गेम कर सकती है। जरा ये समझाइए कि जम्मू रीजन में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में फाइट है, इन दोनों ही पार्टी के बीच में फाइट है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है जैसे कश्मीर रेंज है वहाँ पीडीपी भी एक तरह से डोमिनेट करती दिख रही है। नसरल्ला वाला कार्ड खेला है, मुस्लिम बहुल इलाका वो है, लेकिन वहां पर दरअसल एनसी का भी होल्ड अच्छा खासा है। ठीक है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर वो अपने अपने पार्टियां बनाकर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस भी वहां अपनी जमीन तलाश रही है, एनसी भले से समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का जिस तरीके से फोकस है, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, सचिन पायलट की आज 4 वहां पर रैलियां होने वाली हैं, ये साफ दिखता है कि जम्मू रीजन में बीजेपी को रोकने की कांग्रेस भरपूर कोशिश करेगी। ये आपको लगता है कि वाकई में यहां सफलता मिलेगी? मुद्दे कई हैं, 370 है, 35A का मामला भी उठाया जा रहा है, कांग्रेस खुलकर तो नहीं बोल रही, लेकिन एनसी के साथ समर्थन में आने के बाद ये माना ही जा रहा है, लेकिन पत्थरबाजी का मसला है। और राहुल गांधी यहां तक कार्ड खेल चुके हैं कि हम यहां पर चुनावी यात्रा नहीं करने आ रहे हैं, यहाँ से हमारा खून का रिश्ता है। जी संजय, मैंने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी और एक्सपर्ट्स की बातें भी सुनी। जम्मू और कश्मीर में मुद्दे थोड़े अलग हैं। जम्मू की बात आप कर लें तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो विकास के मुद्दे पर ज्यादा बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन कश्मीर की जनता भी विकास की बात तो कर रही है कि हाँ विकास हुआ है, पत्थरबाजी पे फुल स्टॉप लगा है, लेकिन बीजेपी को वोट देने की जब बात आती है तो वो इस पर मुकर जाते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देने की बात करते हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को ही अभी भी तरजीह देने की बात करते हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो भाषा पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 370 लाएंगे, 35A को हम बहाल करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बड़ा मुद्दा हो सकता है। वो 370 को रिस्टोर करने की जो बात करते हैं, स्टेटहुड का हक वापस दिलाने की जो बात करते हैं, या जैसे आप देख लें अलगाववादी नेता जो हैं जो अभी जेल में फिलहाल, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप मैनिफेस्टो देख लें, आप पीडीपी का मैनिफेस्टो देख लें, सभी अपने मैनिफेस्टो में यही बात कर रहे हैं कि उनको हम रिहा करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत का जो रास्ता है वो फिर से खोलेंगे।
तो ये अपने आप में कश्मीर रीजन में, इसलिए बीजेपी ज्यादा प्रयास भी नहीं कर रही है। कल पीएम मोदी ने भी रैली की और इसके पहले भी उन्होंने रैलियां की, योगी आदित्यनाथ ने, यूपी के सीएम ने भी रैलियां की, चाहे अमित शाह ने भी रैलियां की। तो मैक्सिमम जो रैलीज कर रही है बीजेपी के नेता, जो स्टार प्रचारक है, वो जम्मू रीजन में ही रैली करें। कश्मीर में उतना ज्यादा नहीं, कश्मीर को लेकर कुछ राष्ट्रीय, चूंकि राष्ट्रीय मीडिया तमाम वहां पर इस वक्त मौजूद है। जो आपने अभी बात कही कि लोग काम को लेकर, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी सरकार को, इवन जो वहां पर यूटी बनने के बाद उपराज्यपाल की भूमिका, उसको लेकर बेहद सेटिस्फाइड है। कई जगहों पर मैं देख रहा था कि जो काम पहले 1 साल 2 साल में नहीं होता था, वो दफ्तरों में 10 मिनट में निपटाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये है कि ये जो परेशानियां भागम भाग वाली थी, दूसरा ये जो कि अन्य योजना है जिसके जरिए बाकायदा उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास रोजगार नहीं है। अच्छा, अभी सरकार ने ये कदम उठाया है कि भाई जो मजदूरी है उसको बढ़ा दिया जाए। कई पहलू है जिसको लेकर वहां के लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ जब वोटों की बात आती है, पार्टी चुनने की बात आती है, तो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन वहां पर वो चुप हो जाते हैं। वोट नहीं देंगे, वोट सब कुछ अच्छा। तो ये झिझक क्यों है? क्या बीजेपी की जो प्रो हिंदू वाली छवि है उससे ये असर पड़ रहा है, या फिर उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर थोड़ा उस तरीके से न्यूट्रलाइज होना चाहिए? संजय देखिए, थोड़ा चेंज आने में समय तो लगता है। इंसान को अपने अंदर की जो आवाज है वो थोड़ा बदलने में समय लगता है। तो अब पहले तो बीजेपी की बिल्कुल तारीफ ही नहीं करते थे लोग, लेकिन विकास के बाद मानने लगे बीजेपी ने अच्छा काम किया, ये लोग मान रहे हैं। तो धीरे धीरे अगले विधानसभा के जब चुनाव होंगे, अभी चूंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और 5 साल ही हुए हैं 370 को निरस्त हुए, तो थोड़ा लोगों की मेंटालिटी में चेंज आना धीरे धीरे शुरू होगा। 370 को लेकर एक और सवाल है। कश्मीर वाले लोग कहते हैं कि बाहर के लोग आकर हमारी जमीन जी, ये अंदर से एक दर्द जरूर इनके अंदर होता है कि यार जहां हमारा भाई जिस तरीके से हमारा क्षेत्र, सारी चीजें थी, हमारा अधिकार था, बाहर के लोग आ रहे हैं या तो प्रेशराइज करके या फिर हमारी मजबूरियां, कुछ गरीब परिवार हैं उनकी जमीनों को खरीद रहे हैं। तो ये असर है क्या जमीन पे इस बात को लेकर? ये माना जाए कि 370 को लेकर कश्मीर के लोग कुछ अलग सोचते हैं। वो भले ही सोच रहे हैं ये बात कि 370 निरस्त होने के बाद बाहर के लोग आएंगे, दूसरे राज्यों के लोग आएंगे, लेकिन इस बात से भी वो खुश हैं कि आज हमारे बच्चे जब पहले के मुकाबले, पहले जब स्कूल नहीं जा पाते थे, पत्थरबाजी होती थी, तो आज बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। आज हम स्कूल जा रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड पे खेल रहे हैं, प्लेयर्स हो रहे हैं, सिंगर्स हो रहे हैं, एक्टर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर से दिशा पकड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये अपने आप में तमाम बड़ी बात है। लेकिन यहाँ आपने एक जिक्र किया कि महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद जो अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर, तमाम कार्यक्रम जो आज रद्द कर दिए, इसके पीछे भी अहम खेल है। अब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह जो थे वो शिया समुदाय थे, शिया मुस्लिम समुदाय से थे। तो यहाँ पर खेल असली ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक शिया मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, है ना, सैयद रहुल्ला मेहंदी आई थिंक नाम था उनका। तो उनको मैदान में उतारा था और पीडीपी के अगेंस्ट उतारा, पीडीपी का कैंडिडेट वहां से हार गया था। तो अब महबूबा मुफ्ती की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं शिया मुस्लिम जो है उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तीसरे फेज में श्रीनगर की कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। नहीं, लेकिन सवाल ये है इस पूरे मामले पर, जो प्रो मुस्लिम लोग नहीं है, जो मुस्लिम है लेकिन उस तरीके से सोचते नहीं है, जो प्रो मुस्लिम नहीं है, जो ये बात समझते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए क्या है, क्या उनके दिमाग में ये गलत मैसेज नहीं जाता? क्योंकि आप जम्मू पर भी तो चुनाव, जम्मू की सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी आबादी है जो हिंदू भी है। एक फैक्टर ये भी है इसमें रोमिता कि नसरल्लाह की मौत की एंट्री हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ के मुसलमानों का माइंडसेट अलग है। अगर पीडीपी ये गेम खेलती है तो ये समझिए कि डायरेक्ट वेव में पूरे जो इस वक्त ईरान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लबनान हो, चाहे इजराइल वाला मसला, उसको इनवाइट किया जा रहा है। यहाँ के लोगों के दिमाग में वो एक तरह से पेनिट्रेट किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के सिक्योरिटी के लिए ठीक है? बिल्कुल। बीजेपी ने भी इसे साफ तौर पर हमला बोला है कि आप आतंकवादियों के साथ दे रही हैं, आतंकवादियों का मसला जो आप उठा रही हैं। और यही नहीं, मैनिफेस्टो की आप देख लो ना, उनके घोषणा पत्र में आप देख लो, अलगाववादी नेताओं को रिहा करने की बात कर रही हैं, चाहे पाकिस्तान से बातचीत फिर से शुरू करने की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों को ये पता है कि हमारी पार्टी जम्मू में स्ट्रांग होल्ड नहीं रखती है। कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी सिमट कर रह चुकी है, और पीडीपी की बात करें तो दक्षिण कश्मीर में सिमट कर रह गई है। अभी इंजीनियर राशिद की जो पार्टी है AIP, वो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर इन दोनों का गेम बिगाड़ रही है। तो ये दोनों ही पार्टियां जो है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कहीं ना कहीं खौफ में डरे हुए हैं ये। इसीलिए इनकी कोशिश है कि अब ये नसरल्लाह वाला जो मसला है, ये उठाकर कहीं ना कहीं जो भी वोट हमारे खिसक गए थे वो वापस हम ला पाए। शिया मुस्लिम कैंडिडेट जो वोटर्स हैं, जो शिया वोटर्स हैं, उनके वोट, उनका समर्थन मिल खींचने की कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन इससे आतंकवाद और बढ़ेगा नहीं क्या? बिल्कुल गंभीर सवाल है। बिल्कुल बढ़ेगा। कश्मीर में 10 साल में जो चीज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है, या 370 को हटाने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उनको दोबारा फिर से खराब करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाए? बिल्कुल वोटों के चक्कर में क्या महबूबा मुफ्ती
कश्मीर में दोबारा 90s वाला माहौल खड़ा कर रही है। जी, कहीं ना कहीं 20 से 25 साल पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। आप देख लो एक बार बीजेपी क्या बात कर रही है, बीजेपी कर रही है मेट्रो लाएंगे, अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे, किसान सम्मान निधि पीएम मोदी ने भी जिक्र किया, अमित शाह ने भी जिक्र किया कि 6,000 से बढ़ाकर किस्त जो है वो 10,000 की जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें, विकास की बात करिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, तो आप पीछे 25 साल पीछे ले जाने की बात कर रहे हो। ये तमाम चिंताजनक है अपने आप में। ये बात क्या वो लोग जो इस मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं या जो इस तरह के बयानों को देखते हैं वो समझ पाते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति मैनिफेस्टो को नहीं देखता है, वो ये देखता है कि बयानबाजी क्या हो रही है या उसका नेता किस तरीके से बात कर रहा है। अगर आज रैली रद्द की गई है तो इसका मैसेज उन लोगों तक तो जाएगा जिनके लिए किया गया है, लेकिन उन लोगों तक क्या जाएगा जो अभी तक न्यूट्रलाइज होकर देख रहे थे कि हाँ हमें किससे वोट करना है। वो लोग जो विकास को भी देख रहे हैं और अब डिसाइड करना चाहते हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है, उनके लिए कितना बड़ा मैसेज यहाँ से जाता है। मैसेज पहले भी जा चुका है और अब ये कोई नई बात नहीं है, और तो अपने मैनिफेस्टो में जिक्र कर ही रही है ना। तो जो मन बना चुके हैं लोग वोटर कि हाँ इन्हें हमें वोट नहीं देना है, वो आगे भी नहीं देंगे, है ना। महबूबा मुफ्ती को भी ये पता है, इसलिए वो नसरुल्लाह की बात कर रही हैं और अपने तमाम कार्यक्रम उन्होंने और रद्द कर दिए। ये जो 24 सीटें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर वोटिंग होनी है, उसमें से 17 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी इससे पहले जब चुनाव हुआ था जम्मू रीजन की। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि शायद इस रीजन पर ज्यादा फोकस नहीं है पीडीपी और एनसी। पीडीपी और एनसी 2014 के बाद से कहीं ना कहीं जम्मू में वीक पड़ी है ना। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि पीडीपी दक्षिण कश्मीर में सिमट कर रह गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सेंट्रल कश्मीर तक ही अब सिमट कर रह चुकी है। कांग्रेस से उनको ज्यादा टेंशन नहीं, उन्हें पता है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने बयान भी दिया कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस के खाते में जो हमने सीटें दी है वहां पर ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमारे कोटे की सीटों पर ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। उनको ये पता है कि कांग्रेस कोई एग्जिस्ट उतना नहीं करती है, उसके रहने या नहीं रहने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो उनकी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं जो खिसके हुए वोट जो हैं शिया समुदाय के। अच्छा, पब्लिक ये सवाल पूछ रही है, आखिरी सवाल है रोहन, कि ऐसा तो नहीं कि जम्मू रीजन में बीजेपी मजबूत है और पीडीपी थोड़ी कश्मीर रीजन में मजबूत है, तो जो पिछली बार का इतिहास था वो दोहरा तो नहीं दिया जाएगा? देखिए संजय, सिर्फ पीडीपी की ही बात नहीं करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात करूंगा। पहले तो पीडीपी की बात करें, चूंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं ज्यादा है पीडीपी के साथ। अब बात कर लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अभी जो उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को लेकर जो नाराजगी व्यक्त की, तो ये अपने आप में बड़ा एक संकेत देने की कोशिश हुई, है ना। पीडीपी को पता है, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है, फारूक अब्दुल्ला को भी पता है कि बीजेपी जम्मू में स्ट्रांग है। और जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया कि अगर 30 से 35 सीटें आ जाती हैं और निर्दलीय का साथ मिल गया तो बीजेपी स्ट्रांग बन जाएगी। तो उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षा तो है ही ना। देखिए दोनों पार्टियां, सही आपने कहा, वैसे भी फारूक अब्दुल्ला जो उनके बात या फिर पार्टी की एक्टिविटी है वो थोड़ा न्यूट्रल टाइप की दिख रही है कि वो बात की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। संजय, गुंजाइश कम है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस से इनकार नहीं कर सकते। नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या पीडीपी से हो सकता है, क्योंकि पीडीपी आउट ऑफ लीग चल रही है, बिल्कुल ये हो सकता है। इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वही बात है, मैनिफेस्टो में जो उन लोगों ने बातें कही है पीडीपी ने, बीजेपी अगर अलायंस करती है तो सवाल बीजेपी पर भी उठेगा ना। आप उनके मैनिफेस्टो से इत्तेफाक रखते हो या नहीं? बिल्कुल सही बात है। नसरुल्लाह का सपोर्ट करना, अलगाववाद का सपोर्ट करना, टेररिज्म को एक तरह से सॉफ्ट डिफेंस करना, फिर सवाल खड़े हो जाएगा जो पहले हुआ था। बाद में इन्होंने अपने आप को ठीक है बचाया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है। बाकी राज्यों के इतर जम्मू कश्मीर का चुनाव अलग है। बिल्कुल सही आपने कहा। बाकी राज्यों की तरह चुनौती भी नहीं है बिल्कुल पार्टीज के सामने। अगर आप दूसरे राज्यों में चुनाव देखेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह के मुद्दे नहीं होते जैसे जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा। और जो बात यहाँ पर रोहन ने भी कही कि ये राजनीति है और राजनीति में हर संभावना टटोली जाती है, किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर शायद उसी रणनीति पर, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो जो जीत का ऊंट है वो किस करवट बैठता है। बिल्कुल सही आपने कहा रोहन, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। कुल मिलाकर ये इंतजार करिए, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 2 दिन मशक्कत होने वाले जो इंटरनली लोग जाके मिलते हैं लोगों से, उसके बाद 1 तारीख को कितना फीसदी मतदान होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें साफ होती दिखेंगी। लेकिन 8 तारीख को सरकार किसकी बनती है, जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा, किसके हाथ में यहाँ की सत्ता पहुँचने वाली है और यहाँ के जो लोग उम्मीद कर रहे हैं क्या वो उस पर पार्टियाँ खड़ी उतरेंगी, तमाम चीज़ें अगले 1 से 1.5 सप्ताह में बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।